नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल, जहां हर रोज हम अलग अलग सेक्टर्स की बजट एक्सपेक्टेशंस को टच करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या इंडस्ट्री के हालात है, क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है। और इसी कड़ी में एडिबल ऑयल पर हम फोकस करेंगे। साथ ही बात करेंगे चीनी की किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, प्रोडक्शन के नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है शुगर को लेकर, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे पाम की कि यहाँ से जो एक्शन प्राइसेस में देखने को मिला है वो कितना सस्टेनेबल है और आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। हमारे साथ हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवारे और साथ ही सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर और प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और इस शो में, और साथ ही साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का भी स्वागत है जिनसे हम आगे शो में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेंगे। लेकिन पहले शुगर की बात कर लेते हैं और एक बार जो स्थिति है, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और अवेलेबिलिटी क्या रह सकती है, प्राइसिंग को लेकर किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इसी पर फोकस करते हुए सबसे पहले हम शुगर पर ही एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कदम यहाँ पर आपके हिसाब से एज अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-3 स्टेप्स, क्योंकि बजट भी नज़दीक है, हर सेक्टर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर चलता है, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन, सिचुएशन, इस सब पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो आप क्या लेकर चल रहे हैं? दीपाली, ऐसा है कि जहां तक बजट का सवाल है, जहां पे फिजिकल इम्पैक्ट आने वाला है गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे, बस उसी 4 मुद्दे हमने सबमिट किए हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि बाकी जो इश्यूज है, एमएसपी बढ़ाने की, इथेनॉल की प्राइसेस बढ़ाने की, ये बजट के दायरे में नहीं आते हैं। तो इसलिए हमने जो 4 मुद्दे वहां सबमिट किए हैं, पहला सबसे मुद्दा है किसानों को दिए गया जो गन्ने का मूल्य है वो मान्य करना। होता क्या है, गन्ना मूल्य व्यावसायिक खर्च के रूप में मान्य करने की अनुमति ऑलरेडी दी गई है, लेकिन वो अनुमति देते समय गुजरात जैसे कुछ राज्य है जहां पुराने वर्षों मामलों में सरकारी चीनी मिलों की परेशानी हो रही है। वहां क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो सबमिट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उनको मान्यता देती है कि ये आपका गन्ने का दाम है, लेकिन लिखित रूप में नहीं देते हैं। सो व्हाट वी आर हमने दरख्वास्त ये किया है कि सरल स्पष्टीकरण चाहते हैं कि राज्य कानूनों के तहत तय किए गए मूल्य सरकारी ऑडिट प्रमाण पत्र और शुगर कमिश्नर की मंजूरी की सरकार द्वारा स्वीकृत गन्ना मूल्य माना जाए। यानी सिंपल हो जाएगा, टैक्स अथॉरिटी के लिए भी, शुगर मिलों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, सहकारी बैंक देखे, हम तो सहकारी संस्था में हम जितना भी अधिशेष होता है, कार्यशील धन जमा होते हैं, वो सारी हम सहकारी बैंकों में ही जमा करते हैं। वी डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर अदर देन सहकारी बैंक। तो इसके अगेंस्ट हम ये चाहते हैं कि आयकर विभाग सहकारी बैंकों से मिलने वाले ब्याज पर छूट नहीं दे रहा है, इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है। यानी हम कोऑपरेटिव बैंक में हमारे सारी पूंजी जमा करते हैं और जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आने वाला जो ब्याज है उस पे वो छूट नहीं दे रहे हैं। तीसरी मांग हमने जो बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट की है कि इथेनॉल और बायो सीएनजी हरित ऊर्जा में सरकारी क्षेत्र का अहम भूमिका है। तो इथेनॉल बायो सीएनजी संयंत्र में निवेश पर एक तो 100% कटौती या सौर या पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए डिप्रिसिएशन की सुविधा है, वो कम से कम डिप्रिसिएशन की सुविधा हमें मिले। और लास्ट मुद्दा सबसे अहम है इथेनॉल के लिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर जीएसटी का कम किया जाना। ये 4 मुद्दे हैं। तो इनफैक्ट जो भी विशलिस्ट यहाँ पर प्रकाश जी ने बताई सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो राज्यों की नीतियों को और आसान बनाने की बात हो, या सरकारी जो सहकारी बैंक है उनसे मिलने वाले ब्याज पर छूट की बात ही क्यों ना हो, या फिर एथेनॉल प्रोडक्शन मशीनरी पर जीएसटी घटाने की बातचीत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम फिलहाल की स्थिति देखें, उस पर भी एक कमेंट आपका लेना चाहेंगे प्रकाश जी। अब तक के जो आंकड़े हैं, जो 15 जनवरी 2026 तक के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 22% उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो सबसे पहले तो किस तरीके के नंबर्स आप इन्हें देख रहे हैं, कौन से ज्योग्राफीज या रीजन्स की तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन? ये सही है नंबर, 519 मिले अभी पेराई कर रही है। कुल मिला के 15 जनवरी तक जो गन्ने की क्रशिंग हुई वो 19% ज्यादा हुई है।
और उसके बलबूते 22% शुगर प्रोडक्शन पिछले साल इसी तारीख के मुकाबले ज्यादा हुआ है। क्योंकि रिकवरी में जो शुगर की रिकवरी कहते हैं ड्रॉवल ऑफ शुगर वो 0.21% ज्यादा है। तो ये आज की तारीख में है, लेकिन एक दो दिक्कतें उभर के आ रही है दीपाली जी। आर यू देयर? एम आई यस ऑडिबल? यस, बताइए बताइए। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि जो गन्ना फील्ड में खड़ा है उसमें अर्ली फ्लावरिंग दिख रहा है। यानी गन्ने का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें अर्ली मैच्योरिटी आ गई है बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेट। और उसके चलते शायद हो सकता है आगे चल के कि ये प्रोडक्शन का आज का हमारा जो एस्टिमेशन है 315 लाख टन नेट शुगर प्रोडक्शन का, वो कहीं जाके थोड़ा कम न हो जाए। ऑफ कोर्स इट इज टू अर्ली फॉर अस टू से एनीथिंग ऑन दिस। दूसरी बात ये कि हमारी मांग अलग से हमने रखी है कि 5 लाख टन ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दिया जाए, या एंड 5 लाख टन ज्यादा इथेनॉल में सब्ज्यूम करने के लिए मिलता है। अगर ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये 315 का जो नंबर है हमारा, वो शायद 5-10 लाख टन से कम आ सकता है। और उसके चलते ओके डोमेस्टिक प्राइसेस अच्छी जो अभी चल रही है उसमें और भी मजबूती आने की संभावना मुझे दिख रही है। ओके अच्छा प्रकाश जी, अगर हम महाराष्ट्र कर्नाटका जैसे रीजन्स की बात करें तो जो एक्स मिल भाव है वो 3550 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। पहली बात तो जो राइजिंग केन प्राइसेस हैं या जो शुगर रियलाइजेशंस में हमने थोड़ा सा कमजोरी देखी है, ये कैसे आप देखते हैं मिलों के पर्सपेक्टिव से, उनकी फाइनेंसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन की बात तो कर रहे हैं, हायर यील्ड की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फॉलिंग शुगर रियलाइजेशंस और राइजिंग केन प्राइसेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो फार्मर्स की पेमेंट्स होती है उस पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल दीपाली जी ने आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। आज के तारीख में महाराष्ट्र कर्नाटक में जो दाम मिल रहा है 35, 35.5, हो सके 36, वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट से कम 3-3.5 रुपए पर केजी से कम जा रहा है ना। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर केजी शुगर हम जो बेच रहे हैं उसमें हमको कैश लॉस। अब बताइए कौन सी इंडस्ट्री में कैश लॉस पे धंधा होता है? एक हमारी एक इंडस्ट्री है जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 41.66 पर केजी है और हमको चीनी बेची जा रही है 36 में। तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाली बात है। कुछ कहीं ना कहीं इनको मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, और जब तक वो नहीं होता है तब तक ये कैश लॉस चलते रहेगा और इंडस्ट्री काफी मुश्किलात में आगे चल के आने वाली है। क्योंकि 26-27 और 27-28 अगले 2 साल में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। ये ख्याल में रखते हुए इमीडिएटली कुछ डिसीजन एमएसपी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एमएसपी का अर्ली रिवीजन प्रकाश जी शायद उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एटलीस्ट कितना रिवीजन होना चाहिए ताकि इस मुद्दे को एड्रेस किया जा सके आपके हिसाब से? और एक चीज़ और, अगर जैसे जैसे सीज़न एडवांस कर रहा है, शुगर इन्वेंट्रीज एक्सपेक्ट यही की जा रही है कि और फर्दर बिल्डअप होते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे में एरियाज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन से डील करने के लिए एमएसपी को इंक्रीज करना ही एक सबसे ज़्यादा वायबल स्टेप रहेगा। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये जब तक 41 कम से कम 41 पर केजी नहीं आ जाए एमएसपी, तो आगे चल के शुगर मिलों को गन्ने का पेमेंट देना मुश्किल पड़ने वाला है और गन्ने का बकाया हद से बाहर जाएगा और उसके तब मुश्किलातें बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है। तो ये ख्याल में रखते हुए हम बार बार गवर्नमेंट के साथ ये बात कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द ये डिसीजन हो जाए कि 41 के नीचे ना कोई बेचे, ताकि हमारी कैश लिक्विडिटी सुधर जाए। ओके चलिए, ये तो बात हुई चीनी की। शुक्रिया प्रकाश जी, आप आए शो में और अपने व्यूज़ आपने शेयर किए, बजट एक्सपेक्टेशंस भी आपने हमारे साथ शेयर की और प्लस इंडस्ट्री के हालात पर चर्चा की। अब बात एडिबल ऑयल पैक की कर लेते हैं। सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट बजट एक्सपेक्टेशंस पर तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं पहले उन पर एक कमेंट ले लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में वापस हमने पाम तेल के प्राइसेस में सर्ज आते हुए देखा है। मलेशिया के प्राइसेस देखें 4150 रिंगिट के पार निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ये प्रोडक्शन में कमी की वजह से ही प्राइसेस को सपोर्ट मिला है या और फैक्टर्स भी आप देखते हैं? हाँ दीपाली जी, देखिए अभी आज हमने देखा 2-3 दिनों से मलेशियन मार्केट में अच्छा रनअप चल रहा है और आज भी मेमटेक्स जो है 60 पॉइंट अप है। और आज जो फरवरी शिपमेंट का इंडिया में सीएनएफ सीपीओ का भाव $11-22 हो चुका है, जो नीचे में $1090 था। तो आप समझ लीजिए $30-32 बढ़ चुका है मलेशियन मार्केट।
और नीचे में जो रिंगिट में 3,950 था वो 4,150 हो गई है। करीबन आप समझिए 150-200 रिंगिट वो बढ़ चुका है, तो 2 पॉइंट से। और शिकागो भी हमने देखा नीचे में से 200 पॉइंट 250 पॉइंट सुधर चुका है। तो पिछले आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल दोनों ऑयल जो है करीबन अपने लो से अच्छी बढ़त पा चुके हैं। सोयाबीन ऑयल तो आप देख रहे हैं वो नीचे में जेएफएम का सोयाबीन ऑयल $1140 गया था, आज $1,210 है। और मतलब सोयाबीन ऑयल में बढ़त ज्यादा आई है। और सनफ्लावर ऑयल का जो दाम है वो $1,405 $1,410 है, तो नीचे में $1,330 था। तो सोया और सनफ्लावर में 50 से $70 बढ़ गया 10-15 दिनों में, और पाम ऑयल में $40 बढ़ा है। ये कारण मेनली इसमें यही है कि सनफ्लावर में तो रशिया एक दूसरे में लोग चल रहे हैं और वहाँ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, स्टोरेज पे अटैक हो रहा है। इस कारण से वहाँ वेसल जाना नहीं चाहते हैं, जा रहे हैं, वो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। वहाँ थोड़ा प्रोडक्शन का भी पोर्ट बेस्ड प्लांट यूक्रेन में बराबर चल नहीं रहे, तो वो सब चक्कर को लेके सनफ्लावर में जियोपॉलिटिकल इशू ज्यादा हो गया है। जहाँ तक पाम का सवाल है, पाम में एक स्टॉक है मलेशिया के पास में, उसमें डाउट नहीं है। और 30,50,000 का स्टॉक था, ये स्टॉक था दिसंबर में, लेकिन उसके बाद में अब प्रोडक्शन धीरे धीरे कम, और अभी पाम की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज पाम सब में सस्ता है। जैसे मैंने आपको कहा $1,120 पाम का फरवरी शिप, $1,230 सोया का भाव है फरवरी शिपमेंट का, और $1,410 सनफ्लावर का है। तो पाम सनफ्लावर से $300 सस्ता है, सोया $100 सस्ता है। तो पाम की अभी डिमांड अच्छी बढ़ रही है, और इस कारण से हमें लग रहा है आगे जाके पाम का स्टॉक कम होने की, और यही कारण से पाम में इन दिनों में बढ़त आई है। बट फिर भी इंडिया में दाम बहुत रीजनेबल है। लेकिन इंडिया में सब में बड़ी प्रॉब्लम है रुपी डॉलर की। अब रुपी जिस तरह से डिप्रिशिएट हो रहा है, आज वापस नया लो आ गया है, इससे इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो इम्पोर्ट की कॉस्ट कंज्यूमर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट, तो करंट डॉलर की जो कीमतें बढ़ी है वो लेकिन महीने में है, लेकिन रुपी डॉलर के कारण जो एडिशनल हो रहा है वो मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहला तो यही, प्राइसेस का आपने जिक्र किया, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें या मलेशिया की फॉर इंस्टेंट बात करें, डेफिनेटली डिमांड बाकी एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी स्ट्रांग रही है मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। लेकिन कुछ मैं रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जहां पर यह था कि शायद फरवरी में वापस से जो प्राइसेस हैं वो रेंज बाउंड हो जाएंगे, 4,000 से 4,300 के बीच में रह सकते हैं, सीजनल डिमांड क्योंकि डिप होती हुई दिखाई देगी। तो एक तो ये फैक्टर आप कैसे देखते हैं, प्लस इंडिया में प्राइसेस फिर भी ठीक रहे हैं। दूसरा, आपने जो रुपी डॉलर इक्वेशन की बात की, अब जिस भाव पर रुपया ट्रेड हो रहा है, कितना इम्पैक्ट ये करेगा प्राइसेस पे, या फिर ये कितना कन्वर्ट होगा प्राइस राइज पर अगर मौजूदा भाव ही इंटरनेशनल मार्केट से बने रहते हैं? तो देखिए दीपाली जी, आपने सही कहा, वो पाम का जो रेंज है मलेशियन मार्केट का, वो रेंज ज्यादा भाग नहीं सकता है मार्केट। मैंने कहा था नीचे में जैसे 39-39.50 था, ऊपर में 42.50 43.50 तक हो सकता है। इस बीच में चलना पड़ेगा, बिकॉज पाम ऑयल को अपने आप को थोड़ा सस्ता बना के अपने आप को माल बेचना पड़ेगा, तो जाके उनका स्टॉक कम होगा। ये तो रही आपकी उसकी बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि जो रुपी डॉलर को लेके इंडिया में जो है, तो हमारा 86-86.5 रुपी चल रहा था, अभी 91.5 91.7 हो गया है। तो आप समझ के चलिए करीबन 5-5.5 रुपया, मतलब करीबन 5.5% जो है रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया पिछले 6 महीने में। 5.5% मतलब रफली 6 रुपए किलो होता है तेल में। तो तेल के दाम में 6 रुपए किलो तो सिर्फ रुपी डॉलर के कारण बढ़ गया है पिछले 6 महीनों में। और बाकी तो जो डॉलर की कीमतें हैं, वो डॉलर की कीमतें $50 प्लस माइनस हो रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पाम की कीमतें तो बहुत ही रीजनेबल है, सोया की ठीक ठाक है, सन ही महंगा है। और वैसे सन एक ब्रांडेड आइटम है, वो एक इकोनॉमिकली बेटर लोगों के लिए ऑप्शन है। बट जो मिडिल लेवल के हैं और लोअर लेवल के लिए, उनके पाम और सोया ऑयल उनके लिए अच्छी तरह मात्रा में अवेलेबल है। सो अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के सब पोर्टों में बहुत माल है, इम्पोर्ट भी अच्छा हो रहा है। और अभी हमारा सरसों की फसल हमारे सामने आने वाली है, फरवरी मार्च से उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, तो डोमेस्टिक अराइवल भी हमारे पास में। बट अभी छोटा सा जनवरी फरवरी का एक गैप आ गया है, जिसमें सोया का प्रेशर कम हो जाता है, राइस ब्रान का प्रेशर कम हो जाता है, और सरसों के अराइवल में टाइम रहता है। तो इस दौरान में, और इम्पोर्ट की भी जो अराइवल्स है पोर्ट में सोयाबीन ऑयल की, जनवरी फरवरी में थोड़ी कम है। तो इस कारण से लेके वो अभी मार्केट, इंडियन मार्केट थोड़ा सा बेटर हुआ है, और थोड़ी डिमांड निकली है मार्केट में। सबसे बड़ी बात मतलब पहले, उसके पहले तो 20-25 दिन पहले डिमांड इतनी डल थी, दिवाली में भी खास डिमांड नहीं है, उसके बाद भी खास डिमांड नहीं आई। लेकिन अब जाके थोड़ी डिमांड निकली है, तो लोगों को राहत हो रहा है, उनका माल स्टॉक कम स्टॉक बिक रहा है,
और इससे उनको राहत मिली है। एंड इम्पोर्टर्स को तो रुपीदारों ने जो मात दे दी है वो दे दी है, उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बस हम देखते हैं कि अभी ये जाके ये लेवल में स्टेबल हो जाता है, इस रेंज में चलता है 89-92 का, वो बड़ी बात है। क्योंकि रुपी और डिप्रिशिएट होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर कीमतों पे असर पड़ेगा। बट हमें बस ये मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन फिर भी 89 से 92 का या 90 92 हाफ। ओके 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 फाइनली संदीप जी, एक चीज और, बजट क्योंकि नजदीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं या क्या टॉप 3 विश लिस्ट है? चलिए, लग रहा है संदीप जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, बट बजट एक्सपेक्टेशंस पर उनसे बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं फटाफट से एक ब्रेक के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस ब्रेक के उस पर, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले एडिबल ऑयल पैक की, प्लस हमने शुगर पर भी चर्चा की, लेकिन अब फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। अंकित कपूर और दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत ट्रेडिंग कॉल से कर लेते हैं। दिनेश जी बताइए पहले आपकी कॉल्स। जी बिल्कुल, एक बड़ा मूव आया है गोल्ड सिल्वर दोनों में भी। पिछले 3 दिन में करीब करीब 11% की गोल्ड में तेजी आई है, 17% की सिल्वर में तेजी आई है। और जिस हिसाब का मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कि दोनों में ये तेजी अभी और भी जारी रह सकती है। 1,57,500 के आसपास गोल्ड खरीदारी करनी चाहिए। 1,56,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,59,000 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर 3,33,500 मतलब मौजूदा स्तर पर आप बाय कर सकते हो। 3,31,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3,39,000 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। तो ये दो काउंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें और भी इजाफा होने की संभावना लगती है। ओके, तो सोने चांदी पर ये राय आपको मिली है दिनेश जी की तरफ से। आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगे अंकित? जी बिल्कुल, दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि इस तरह की तेजी जो चल रही है, 7,000 पॉइंट की तेजी अभी देखें तो गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अभी करीब 10,000 की तेजी देखने को मिल रही है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है और इवनिंग सेशन में शायद और तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा 1,58,500, 1,58,500 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में 1,65,000, 1,68,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करूं तो यहाँ पे 1,49,000 के नीचे जाना काफी मुश्किल लग रहा है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 3,36,000 की एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फर्दर अपसाइड रैली के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जिन्होंने भी पोजिशनल खरीदारी कर रखी है वो 3,15,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा कर रखें। ओके, तो सोने चांदी पर ये राय आपको मिली है अंकित कपूर और दिनेश जी की तरफ से। लेकिन अब बाकी स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। शुरुआत एनर्जी पैक के साथ कर लेते हैं। दिनेश जी, नेशनल गैस पर बताइए क्या राय रहेगी, कितना कंफर्ट है इन लेवल से भी एंट्री लेने का? कल 25% इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ गए, आज भी 7-8% की तेजी रही। डिमांड डेफिनेटली स्ट्रिंग हुई है, फ्रीजिंग डेज अहेड कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में यूएस की वजह से ये बाइंग इमर्ज हुई है। बट जिस तरीके का नेचर है नेशनल गैस का, वॉल्टिलिटी का, तेजी से बढ़ना तेजी से गिरना, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सजेशन होगा उन ट्रेडर्स के लिए जो होल्ड कर रहे हैं तेजी की पोजीशंस, उनके लिए जो नई पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं? इनफैक्ट देखिए, आज ही देखिए आप घरेलू बाजार में 23% प्राइसेस अब आ चुके हैं। मतलब जब मैंने देखा तब से लेकर अब तक ही 10-12% प्राइसेस ऊपर चढ़ चुके हैं। बिल्कुल दीपाली जी, बहुत ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है ये। अगर आप 3 दिन पहले की बात करूं तो मंडे के दिन के 310 रुपए के भाव थे और वहां से करीब करीब यहाँ से 55% की तेजी, मतलब 430-31 के आसपास के रेट अभी हमें देखने मिल रहा है। बट जिस हिसाब का इसमें मूव आया और मोमेंटम आया है, मुझे लगता है ये थमता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस रशिया और यूएस दोनों में भी जारी है और आने वाले समय में और भी इसके तीव्र होने की संकेत आ रहे हैं। तो आई थिंक 430, 428 इन रेंज पर भी एक बार बाइंग बन सकती है। ऊपर में 465 के लेवल से दिखा सकता है और 414 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो जो मोमेंटम बना है, मुझे लगता है ये बरकरार रह सकता है और शाम के सेशन तक ये 460 के लेवल भी छू सकता है। ओके, तो 433 पर ट्रेड कर रहा है, 23-24% की तेजी देखने को मिल रही है नेशनल गैस में। अच्छा, आपके टारगेट्स क्या हैं अंकित नेशनल गैस पर? नेशनल गैस एक कहानी लिखता है हमेशा। अगर हम देखें तो हर 4 साल में एक नया हाई लगाता है और 2 साल बाद उसके एक नया लो लगाता है, तो वहां पे इसकी रेंज वही चल रही है। तो 2022 के अंदर हमने देखा था कि 130, 140 के लेवल हमने देखे थे नेशनल गैस के अंदर, और 2026 का जो साल है मुझे लगता है कि नया हाइज बनाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे पोजिशनल बाइंग करें तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट मिलती है 400 के आसपास तो पोजिशनल बाइंग करी जा सकती है। 229 रुपए का यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 2026 की अगर बात करूं तो 800 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
ओके, कच्चे तेल पर एक राय और ले लेते हैं। अंकित, क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर? यहाँ भी जो फैक्टर्स हैं जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर वो प्ले करेंगे। हालांकि सप्लाई को लेकर भले ही इशू नहीं है, डिमांड फैक्टर है, बट जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो वॉलेटिलिटी तो इंक्रीज करती ही हैं। क्या नियर टर्म रेंज आप देख रहे हैं? क्या व्यू है इन लेवल से कच्चे तेल पर? देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल $55 का है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, उसके नीचे काफी टाइम तक गया नहीं है और जाने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। जिस तरह से वापस इसने ट्रेंड रिवर्सल लिया है तो चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। आने वाले टाइम में इसमें 6000 6100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे 5200 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अगर 5500 5480 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी खासी खरीदारी की राय रहेगी। ओके, अच्छा, अब नजर डालते हैं एक बार फटाफट से बेस मेटल पैक पर। कॉपर पर एक व्यू लेंगे, क्या करना चाहिए यहाँ पर? प्लस क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ देखने को मिली है, लेकिन आज वापस थोड़े स्टेबल है प्राइसेस। दिनेश जी, क्या रहा है कॉपर पर? जी, काफी समय से रेंज में चल रहा था, नीचे में ये 1280 के आसपास आता था, ऊपर में 1305 1310 पे रेजिस्टेंस फेस करता था। आई थिंक प्रोबेबली आज या कल ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करेगा। 1296 95 के आसपास कहीं मिलता है तो खरीदारी का अवसर बन सकता है। नीचे में 1278 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1313 1325 के लेवल से आप बाय कर सकते हैं। ओके, एग्री बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पर पहले तो टर्मरिक पर एक राय लेंगे। दिनेश जी, क्या राय है आपकी टर्मरिक पर? पूरे ही स्पाइसेस के पैक में इनफैक्ट कंसिस्टेंट मूव्स हमने देखे। अब हालांकि पिछले 2-3 सेशंस का मूव देखे तो हर दिन कोई एक स्पाइस एक्शन दिखाती है। आज टर्मरिक का दिन है, क्या व्यू है आपका? जी, अक्रॉस द बोर्ड दीपाली जी चौतरफा हरियाली छाई है। मतलब कोई भी एनसीडीसी कमोडिटीज देखिए तो आप निरंतर बढ़ रही है और अच्छा खासा इजाफा और गेन हमें देखने मिल रहा है। वेदर आप जीरा देख लो, नीचे में 24,100 के आसपास का लेवल था, अभी 25,000 के आसपास आ गया है। करीब करीब 500-600 रुपया तेज है कल के मुकाबले। हल्दी भी जो नीचे में 17,600 के आसपास गई थी वो 18,000 के आसपास आ गई है। तो ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम इसमें बरकरार है और जारी भी रह सकता है। आने वाले समय में मौसम का ये संकेत है कि जीरा और धनिया के बेल्ट में मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, जिसके चक्कर में ये तेजी आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पाइसेस में अभी ये जो बाइंग बनी है ये कल और परसों तक भी कंटिन्यू रह सकती है। खास करके जीरा मुझे लगता है कि 25,800 के लेवल छू सकता है। धनिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि 12,600 के लेवल से छू सकता है, और हल्दी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 18,600 के लेवल अपसाइड देखने मिल सकता है। ओके, क्या राय है आपके अंकित ग्वार पैक पर स्पेशली? ग्वार की अगर बात करें तो यहाँ पे 5400 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है और इसके नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक स्टे पर है, और आने वाले टाइम में 6000 6100 तक के लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर 5400 का लेवल अगर टूटता है तो काफी मुश्किल हो सकती है और आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक 5400 का लेवल सेफ है तब तक इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं अगर मैं ग्वार गम की बात करूं तो यहाँ पे 10,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तभी उसके नीचे हम सेल करेंगे, नहीं तो वापस से हमें 11,500 12,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। शुक्रिया आप दोनों का ही, अंकित और दिनेश जी, आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हो गया है। कमोडिटी से जुड़े हमारे इस खास शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद में खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।